गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस लेक्चर 4 में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। एक तो टॉपिक क्लियर करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग और दूसरा टॉपिक होगा आपका वर्क फंक्शन। देखिए वर्क फंक्शन क्या चीज होती है। अच्छा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग में जो ये वाला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का जो मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, वो तभी अच्छे से आ सकता है आपको जब तक आप वर्क फंक्शन नहीं समझोगे। तब तक ये नहीं समझोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में रबिंग करने पर, यानी दो बॉडी को रबिंग करने पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर ट्रांसफर होगा। तो आइए हम इसी को डिस्कस करते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है और चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था कि चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, फिर भी आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो चार्जिंग बाय रबिंग में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक हमने ग्लास रोड ली, ठीक है, आपने पीछे देखा होगा एक ग्लास रोड ली थी हमने, और एक हमने यहाँ पे सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क यहाँ पे लिया हमने सिल्क क्लॉथ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया। तो हमने यहाँ पे बोला था कि आफ्टर रबिंग, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, पहले ध्यान से समझिए। हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, राइट, रब किया। रब करने के बाद हमें क्या हुआ कि ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव चार्ज, यानी ग्लास रोड पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और आपके पास सिल्क क्लॉथ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। हमने ये पाया, ठीक है, ये चेंजमेंट पाया आफ्टर रबिंग। तो हमने यहाँ पे कॉमन सेंस यूज की और हमने समझा कि भाई ऐसा हुआ होगा कि यहाँ जो है ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क क्लॉथ में एंटर कर रहे, यानी जो ग्लास रोड के जो नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क क्लॉथ में चले गए। इसी वजह से सिल्क क्लॉथ हो गई नेगेटिव और आपके पास ग्लास रोड के पास, अब आपके पास ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन जब चली गए तो वहां पे जो खाली जगह बच गई, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जगह बच गई वहां पे बच गई पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता है। तो यही तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, एक्चुअल में यही तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है और यही चार्जिंग बाय रबिंग है, क्योंकि रब करने से ऐसा हुआ, फ्रिक्शन करने से ऐसा हुआ। हमने बताया था चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है। चार्जिंग बाय रबिंग क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में उसकी हमने डेफिनेशन दी थी कि चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। चार्जिंग बाय रबिंग होता है द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय रबिंग और फ्रिक्शन टू ईच अदर, यानी दो बॉडी को जब आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर हो जाते हैं, एक्चुअल में इसे ही चार्जिंग बाय रबिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय रबिंग। अब यहां पे एक एग्जांपल तो हमने ये दिया, दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। अब इस दूसरे एग्जांपल में आप देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया। देखिए हमने पिछले भी बताया था कि हमने यहाँ पे अब जो लिया है वो एबोनाइट रोड, राइट। ये अब हमने एबोनाइट रोड यूज की और हमने यहाँ पे एक फर, यानी एक फर यूज की। मैंने कल भी बताया था फर एक चमड़ी होती है, एक स्किन होती है। अब हमने क्या किया, इसको आपस में रब किया। जैसे ही रब किया यानी आफ्टर रबिंग किया, इसको भी जब हमने रब किया तो क्या हुआ रब करने पर एबोनाइट रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज और फर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हमने पाया, इसका मतलब ये हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो फर से एबोनाइट रोड में आ गए होंगे। रियलिटी तो यही है कि फर के जो इलेक्ट्रॉन निकल के वो है एबोनाइट रोड में आ गए, इसलिए इस पे बच गए पॉजिटिव और इस पे आ गए नेगेटिव। एक्चुअल में यही चार्जिंग बाय रबिंग है, लेकिन ये रबिंग करने के बाद ऐसा होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि why electron does not transfer from silk cloth to glass, या फिर हम ये कह सकते हैं एबोनाइट रोड टू फर। इलेक्ट्रॉन हमारा क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ आपका सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड में, या कह सकते हैं आप एबोनाइट रोड से फर में। इलेक्ट्रॉन हमारा ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में ही क्यों ट्रांसफर हुआ, या हम कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फर से एबोनाइट रोड में ही क्यों ट्रांसफर हुआ। इसका हमने रीजन बताना है। तो देखिए इस रीजन को जानने के लिए, ध्यान रखने, इस रीजन को जानने के लिए आपको वर्क फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, एक छोटी सी टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो आपकी जो टर्म्स है वो है वर्क फंक्शन। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ी इजी टर्म्स है वर्क फंक्शन। हम जनरली वर्क फंक्शन को फाइव नोट से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है, बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल आपके पास यहाँ पे वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो आप इस कंसेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए कोई सरफेस है या कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी, ये कोई आपके पास है बॉडी, कोई बॉडी है और ये बॉडी का सरफेस है, राइट, ये बॉडी का सरफेस है। अब देखिए यहां इस बॉडी के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस या एनी बॉडी सरफेस, किसी भी बॉडी के सरफेस पे
कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मेटल का सरफेस है तो मेटल का सरफेस है, या हो सकता है किसी आप इंसुलेटिंग बॉडी की बात करो तो इंसुलेटिंग बॉडी के पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब देखिए मैं चाहता हूं कि इस बॉडी के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप ध्यान से समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं कि इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाह रहा हूं, यानी बाहर निकालना चाह रहा हूं, फ्री करना चाह रहा हूं इससे। तो आप ध्यान से समझिए एक्चुअल में यही वर्क फंक्शन होता है, यही वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी। हम बोलेंगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, यानी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है वही वर्क फंक्शन कहलाती है। तो वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी हुई, वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी हुई। तो इसकी डेफिनेशन में हम अभी आपको बता रहे थे, डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको लिखना है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड the minimum energy required to free an electron from a body is called work function। इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। आप समझिएगा इसे कहते हैं वर्क फंक्शन यानी फाई, राइट। The minimum energy required to free an electron from a body is called a work function। यानी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसे ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो डिफरेंट मटेरियल होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। हमने ये लाइन में ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर डिफरेंट मटेरियल आप लोगे तो उसका वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होगा। ध्यान रखना डिफरेंट मटेरियल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हम ये लिखना चाहेंगे कि जो वर्क फंक्शन है उसकी अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे, चलिए SI यूनिट की बात करें तो देखिए वर्क फंक्शन तो एक मिनिमम एनर्जी ही है। एक्चुअल में वर्क फंक्शन एक एनर्जी ही होती है, लेकिन एनर्जी की SI यूनिट तो जूल होती है। लेकिन वर्क फंक्शन की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, यानी हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन को किस में लेते हैं, यानी किस में मेजर करते हैं, तो मैं यहाँ पे जनरली यूनिट लिखूंगा लेकिन SI यूनिट नहीं लिखूंगा क्योंकि वर्क फंक्शन की SI यूनिट जो है एक एनर्जी ही है, वर्क फंक्शन तो जूल ही होगी, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जो है वर्क फंक्शन की वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ इसको ध्यान से फोकस करेंगे कि हमने कहा डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सीजियम है। देखिए सीजियम हम बात करते हैं सीजियम की, तो एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए सीजियम लेते हैं तो सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होता है? सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होता है? तो सीजियम का वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो सीजियम मटेरियल को अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए या इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए, इतनी या इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए, तो इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी फ्री हो जाएंगे आप कह सकते हैं। ऐसे ही पीबी जो आपका लेड होता है, लेड, तो लेड का जो वर्क फंक्शन है वो कितना होता है आपको बताएं तो 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम बात करें निकल की, तो देखिए निकल का वर्क फंक्शन कितना होता है? निकल का वर्क फंक्शन अगर हम देखें तो जनरली कितना होता है? तो 5.15 इलेक्ट्रॉन। हम ये एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में वर्क फंक्शन डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट कैसे होता है। अब ध्यान से देखिए सीजियम है, लेड है, निकल है, ये डिफरेंट मटेरियल है तो इनका वर्क फंक्शन भी डिफरेंट है। अब देखिए अगर आप निकल को 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कराओगे या इससे ज्यादा कराओगे तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे नीचे अगर एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर लेड को प्रोवाइड कराओगे या इससे ज्यादा प्रोवाइड कराओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से फ्री हो पाएंगे, इससे नीचे
इसे नीचे फ्री नहीं हो पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, इससे आपको वर्क फंक्शन और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास बॉडी ए है, ये आप सपोज करो ये बॉडी ए है, और इस बॉडी ए का जो वर्क फंक्शन है वो मान लीजिए आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मान लीजिए बॉडी बी है आपके पास, ये बॉडी बी है और इसका वर्क फंक्शन जो है बॉडी बी का वो मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने इन दोनों बॉडी को क्या किया, रब किया। आफ्टर रबिंग, अब आप ध्यान से समझिएगा, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग, जैसे ही इसको रब करते हैं, जैसे इन दोनों बॉडी को रब करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी हीट एनर्जी, ऑब्वियसली दो बॉडी को रगड़ेंगे, रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सपोज कीजिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस, तो आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस, तो मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। आप ध्यान से समझिए, इन दो बॉडी को रगड़ने के बाद कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान से यहां पे देख पा रहे हो कि ए बॉडी के पास वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर एक बॉडी ए को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा अगर एनर्जी दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकाल सकती है, अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, यानी फ्री कर सकती है। लेकिन अगर बॉडी बी की बात करें तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसका मतलब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी अगर इसको दी जाए तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएंगे। लेकिन आपने देखा जैसे इसको रब किया, जैसे इन दोनों बॉडी को रब किया तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इस बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट, इस बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसको चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई रगड़ने पर, रब करने पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा, बॉडी ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे एक नोट में लिख सकते हैं, कंक्लूजन बता सकते हैं कि जब दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो है रबिंग के दौरान हमेशा लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ मूव करता है। तो देखिए बॉडी ए का वर्क फंक्शन लोअर है, बॉडी बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ मूव कर गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है, वर्क फंक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। आप इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से आप समझ भी पाएंगे कि यहां पे ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लॉथ में क्यों गए होंगे। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो कैसा है, लो है, और इसका वर्क फंक्शन जो है वो कैसा है, हाई है। तभी इलेक्ट्रॉन जो है लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ मूव किया। ऐसी एबोनेट रोड देख रहे हो, यहाँ पे फर देख रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फर है, देखिए फर है, इलेक्ट्रॉन जो है फर से निकल के एबोनेट रोड में चले गए। इसका मतलब फर का जो वर्क फंक्शन है वो लो है, और आपका जो एबोनेट रोड है इसका वर्क फंक्शन कैसा है, हाई है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आपका फर से एबोनेट रोड की तरफ मूव किया। तो यही मुझे टर्म समझानी थी कि वर्क फंक्शन क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बॉडी को रब करने के बाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको फटाफट से आप नोट करिएगा। आई होप कि आपने ये सब कुछ नोट किया होगा। अब हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, चार्ज एक्वायर आफ्टर रबिंग, मतलब हम कोई दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं तो उस पर कैसा चार्ज एक्वायर हो, पहले तो दिमाग में रखना है कि उस पर कैसा चार्ज एक्वायर करना है। अच्छा, किसी बॉडी को हमने रब ही नहीं किया तो उस पर कैसा चार्ज एक्वायर हो गया, तो बोलेंगे वो बॉडी न्यूट्रल है। नॉर्मल कंडीशन में हर बॉडी न्यूट्रल होती है जब तक हम उसको रब नहीं कर देते हैं, यानी रब करने से पहले बॉडी एक न्यूट्रल स्टेट में होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज एक्वायर्ड बाय आफ्टर रबिंग इसलिए लिखा है कि आफ्टर रबिंग के बाद बॉडी कैसा चार्ज एक्वायर करती है, ये डिपेंड करता है बॉडी के वर्क फंक्शन पे। अब जैसे हेयर और कोम्ब, तो हम यहाँ पे हेयर जो है, देखो हेयर यहाँ पे लिखा मैंने हेयर और यहाँ पे लिखा मैंने कोम्ब। अब ध्यान से समझिए,
हेयर और कोम को जैसे ही हम रब करेंगे, यानी हेयर को कोम से जैसे ही हम करेंगे, अपने ड्राई हेयर में जब हम कोम को स्लाइड करते हैं तो कोम पे तो आता है नेगेटिव चार्ज और हेयर पे आता है पॉजिटिव चार्ज। आप ध्यान से समझिएगा, वर्क फंक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया होगा? क्योंकि हेयर का वर्क फंक्शन कम होता है और कोम का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, इसलिए हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कोम में चले गए तो कोम पे आ गया नेगेटिव, हेयर पे बच गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हमने बताया था, यहाँ पे आपके पास ग्लास रोड है और यहाँ पे है सिल्क क्लॉथ। इस टेबल में जो ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है, तो देखिए ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कैसा है? लो है, और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन कैसा है? हाई। इसका मतलब ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले गए, इसलिए इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आफ्टर रबिंग वाली बात है। अब यहाँ पे हम कुछ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम फर लेते हैं, फर, और यहाँ पे लेते हैं एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड। अब देखिए फर का वर्क फंक्शन, और अगर हम बात करें एबोनाइट रोड के वर्क फंक्शन की, तो फर का वर्क फंक्शन जो है वो लो होता है, एबोनाइट रोड का वर्क फंक्शन हाई होता है। इसी वजह से फर से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट रोड में चले गए, इसलिए इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, जैसे वुल और वुड, जैसे हम बात करते हैं वुल की और ऐसे बात करते हैं वुड की, ठीक है। अब वुल का वर्क फंक्शन लो होता है और वुल का जो वर्क फंक्शन होता है लो होता है, और वुड का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, राइट। ऐसे नाइलॉन होती है, नाइलॉन, अगर हम बात करें नाइलॉन की, नाइलॉन एक एम्बर रोड होती है, एम्बर, ये भी एक मटेरियल होता है, एम्बर। देखिए एम्बर, ये बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, आपको मैं बता दूं ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, आपको सारे मटेरियल की याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये आपको एक हिंट दिया है, एक आपको बेसिक चीजें बताई हैं कि वर्क फंक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कैसे ट्रांसफर होते हैं और बॉडी पे कैसे चार्ज आता है, किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने आज जो पढ़ा है कि भाई वर्क फंक्शन जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक चीज आपको बड़े ईमानदारी से समझनी है, ऑनेस्टली समझनी है, क्योंकि इसमें बड़ी ही प्रॉब्लम होती है इस चीज को समझने में। तो मैं आपको बता दूं कि चार्जिंग बाय रबिंग में, आप समझिए थोड़ा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चार्जिंग बाय रबिंग में जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक बॉडी ली, जैसे हमने ग्लास रोड ली, ये ग्लास रोड ली, चलो हम यहाँ पे भी बता सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ये चीज बनी हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके पास ग्लास रोड है और ये आपके पास सिल्क क्लॉथ है। तो देखिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ग्लास रोड का ये वाला हिस्सा सिल्क क्लॉथ के इस वाले हिस्से में आपने रब किया, सिर्फ इस वाले हिस्से में जो मैंने मार्क किया है, ये वाला हिस्सा, इसमें अगर मान लीजिए आपने रब किया है, तो ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस वाले हिस्से से निकल के इस वाले हिस्से में ही जाएंगे। पूरे सरफेस पे, सिल्क और ग्लास रोड के सरफेस पे कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये बात आपको पता है। इंसुलेटर में चार्ज कभी मूव नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक ही जगह रहता है। तो जिस एरिया से ग्लास रोड के जिस एरिया से सिल्क क्लॉथ के जिस एरिया पे आप इसको रब करोगे, तो चार्ज सिर्फ इस एरिया का निकल के इस एरिया में जाएगा। अगर पूरे को रब किया आपने, पूरे इस एरिया को कवर किया और इसके पूरे एरिया को रब किया, तो सारे हर जहां से रब हुआ एरिया वहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह पे ट्रांसफर होंगे, दूसरी बॉडी के एरिया में। एक तो बात ये रखनी है। दूसरी बात, चार्जिंग बाय रबिंग वाली केस में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो उन्हीं बॉडी में होता है जिसमें दो बॉडी इंसुलेटर्स होती है। ध्यान रखना, चार्ज का ट्रांसफर अगर आप चार्जिंग बाय रबिंग से कर रहे हो, तो ये जो दो बॉडी ले रहे हो आप, देखिए इधर देखिए और इधर देखिए, मैंने यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट वाले जो बॉडी लिखी है वो सारी इंसुलेटर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इन केस ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग बोथ बॉडीज शुड बी इंसुलेटर्स, यानी दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटर होनी चाहिए, चार्ज तभी ट्रांसफर होगा। वरना अगर कंडक्टर बॉडी होगी तो उसमें रबिंग करने की जरूरत नहीं है, चार्ज जो है अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इन सारे नोट्स को नोट करिएगा और समझिएगा और रीड करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।